सो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिसोर्सेज एक तो अनलिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, अनलिमिटेड अमाउंट में है और जो लगातार रीजनरेट हो रहे हैं, ठीक है, लगातार बन रहे हैं, ठीक है, और एक 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 लंबी अवधि तक, मतलब एक लॉन्ग टाइम तक ये रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे और ऐसा भी नहीं कि हमेशा ये कभी डिप्लीट होंगे ही नहीं, बट हाँ, एक ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, एक लंबे समय तक, एक लॉन्ग टाइम तक ये कभी भी डिप्लीट नहीं होंगे। डिप्लीट का मतलब होता है बेसिकली ख़त्म होना, ठीक है। तो ये डिप्लीट नहीं होंगे एक लंबे समय तक, ये समय बहुत लंबा है, ठीक है, तो हो सकता है कि हज़ारों साल तक ये रहें, ठीक है। बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक समय के बाद शायद डिप्लीट हो जाएं, क्योंकि ये दोबारा नहीं बन रहे हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में है जिनको हम निकाल रहे हैं धरती से, ठीक है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, डीज़ल, नेचुरल गैस। तो अलग अलग तरह के जो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो हम एक तरह से फॉसिल फ्यूल्स से जो बने थे, मतलब बहुत साल पहले जो फॉसिल फ्यूल, जो ऐसे फ्यूल जो फॉसिल, इन्हें फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, बेसिकली ये क्या है कि जो हमारे पास फॉसिल होते हैं, फॉसिल का मतलब ये होता है कि बहुत साल पहले कुछ जो नीचे, मतलब धरती के नीचे जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, जो ऑर्गेनिक मैटर था वो दब गया था। इसमें आदमी भी थे, कुछ भी ह्यूमन था, एनिमल्स जो दब गए थे, और दबने के बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जो एक डिकम्पोजिशन चीज़ें चल पड़ी और वो एक फॉसिल बन गए, ठीक है। और आज वो फॉसिल है, वो एक फ्यूल की तरह, जो इन द फॉर्म ऑफ जो हम कोल निकलता है, जो ऑर्गेनिक मैटर बन चुके हैं, ठीक है, बहुत साल पहले जो चीज़ें थी। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये जो बहुत पहले था, ये आज एज ए फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है, जो हम निकालते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीज़ल हो गया, अलग अलग तरह से जो हम चीज़ें। बट हाँ, ये एक लिमिटेड अमाउंट में, हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले है कि डिप्लीशन का मतलब है ख़त्म होना। तो डेफिनेटली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी डिप्लीटेड ओवर टाइम, मतलब एक लंबे समय तक ये रहेंगे, जल्द ख़त्म नहीं हो, बट डिप्लीट ओवर टाइम के साथ शायद एक ख़त्म हो जाए, क्योंकि दीज आर लिमिटेड। कौन से? ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या हैं, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, और जो जियोथर्मल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्प्रिंग्स होते हैं, जो माउंटेन एरियाज़ में जो गर्म पानी के स्प्रिंग्स होते हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल की तरह, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो नेचुरल गैस हो गए, ठीक है, तो ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बातें हैं, ठीक है। आई थिंक आपको पता होगा ये दोनों चीज़ें। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम प्रदूषण करते हैं। जैसे विंड एनर्जी है, आपने बहुत जगह राजस्थान, गुजरात में, ठीक है, वहाँ पे देखा होगा कि विंड टरबाइंस लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं कि ऐसे फ़ैन हैं जो घूमते रहते हैं, जो विंड को अपनी तरफ, जो हवा चलती है, हवा की वजह से बेसिकली जनरेटर्स हैं, वो जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो विंड एनर्जी, इस तरह की जो एनर्जी है, या इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे हम विंड एनर्जी कहते हैं। और ये विंड एनर्जी कोई भी, जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो कोई भी ऐसे कार्बन एमिशन कर ही नहीं रही, कोई भी ऐसा प्रदूषण नहीं कर रही। लेकिन अगर मान के चलते हैं, जैसे जो आपने सुना होगा थर्मल स्टेशन, पानीपत में एक बहुत बहुत फेमस है थर्मल स्टेशन, ठीक है।
तो ये जो स्टेशंस हैं इसमें कोल का यूज़ होता है मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडिया में जो जनरेट की जाती है वो कोल से आती है, ठीक है। इसमें 85% ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो कोल से जनरेट हो रही है। और जब कोल जलता है तो उससे क्या होता है, प्रदूषण, कार्बन निकलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये कहें कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का तो है ही नहीं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव तो है ही नहीं पर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है। बट हो क्या रहा है कि सोसाइटी है, ह्यूमन अपने बेनिफिशियल के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर रही है, ठीक है। और आई थिंक इसका भी कोई अल्टरनेटिव में नहीं है, क्योंकि जो विंड एनर्जी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी से जो हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं जो टाइडल एनर्जी कहलाती है, ठीक है, वो अभी इतनी ग्रेट अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रही है जिससे इंडिया की डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके, ठीक है। कॉस्ट ये है कि जो अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी देखो बच्चों, टाइडल एनर्जी होता है जो हमारे पास वाटर से जो एनर्जी का मतलब मैं क्या मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बेसिकली। तो जो विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, या और तरह की जो जियो थर्मल एनर्जी है, अब इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो स्टेशन लगाए जाते हैं या जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वो बड़े ही एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लांट या जो थर्मल स्टेशन कोल, पेट्रोलियम से जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो लगाने एक तो आसान है, सेकंड वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होते। तो कहीं ना कहीं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसकी जो कॉस्ट ऑफ स्टेशन है बहुत ज़्यादा होती है, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट जो स्टेशन की है, थर्मल स्टेशन, उनको सेटिंग करने की या उससे जो एनर्जी जनरेट करने की वो कम होती है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की बात कहें तो जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेशंस लगाए जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैंने यहाँ इससे पहले आपको ये बताया कि बहुत महंगा लगता है। तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। इंडिया में है अवेलेबल, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में क्या है, उस केस में यह है कि उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है, ऐसी एनर्जी है ही नहीं। तो ये चीज़ है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आसान नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है और हर जगह नहीं लग सकता, क्योंकि हर कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है या इतनी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती इन चीज़ों पे। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बड़े सस्ते होते हैं, मैंने इससे पहले बताया, उनको प्लांट लगाने वो बड़े मतलब एज़ कम्पेयर टू रिन्यूएबल, उनके जो प्लांट हैं, स्टेशंस हैं, वो बड़े ईज़िली सेटअप हो सकते हैं और इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो दे कैन बी ईज़िली इंस्टॉल्ड, ठीक है, विदाउट एनी मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें पैसे की आवश्यकता नहीं होगी अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है। पैसे की आवश्यकता तो दोनों में होगी, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या जो नॉन रिन्यूएबल जो हम स्टेशंस बनाएंगे उसमें कम होती है। एरिया रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसमें एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है उसमें एरिया कम चाहिए होता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको ये जो स्टेप है वो सारे करवा दिए कि नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है। इससे पहले मैंने आप बता चुका हूँ कि रिन्यूएबल और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनमें वो होते क्या है, ठीक है, उनके एग्जाम्पल क्या क्या। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज and what are non-renewable resources and describe the difference between them।
तो प्लीज़ इसको आप रेडी करिए।